हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, पिछली वीडियो में हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के इंट्रोडक्शन के बारे में देख लिया था और हमने ये भी देख लिया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है और वो क्या होता है। ठीक है, इस वीडियो में हम फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे और कुछ बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कितने तरह के फंक्शंस होते हैं और कैसे कैसे वो काम करते हैं। सो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। तो गाइस, बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और काफ़ी सारे फंक्शंस हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ और उनमें से सबसे पहला है प्रोसेस मैनेजमेंट। ठीक है, सो प्रोसेस मैनेजमेंट में बेसिकली क्या होता है। प्रोसेस मैनेजमेंट समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रोसेस एक्चुअली में है क्या। प्रोसेस गाइस एक प्रोग्राम है जो कि एग्जीक्यूशन फॉर्म में है। मान लो प्रोसेस इज डिफाइंड एज अ प्रोग्राम इज इन एग्जीक्यूशन स्टेट। ठीक है, सो वो एग्जीक्यूशन स्टेट में है, उसको हम कहते हैं प्रोसेस। ठीक है, सो अब प्रोसेस मैनेजमेंट क्या होता है। मान लो हम कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हम काफ़ी सारे काम करते हैं। ठीक है, सो काम हम कैसे करते हैं, वो एक तरह से प्रोसेसेस ही होते हैं, क्योंकि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो प्रोग्राम्स के ऊपर ही काम करता है, बड़े सारे प्रोग्राम्स। सो जब बड़े सारे प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन में होंगे तो वो एक प्रोसेस का रूप ले लेंगे और तभी उनको रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं या कैसे उनको मैनेज करना है, तो ये सारा प्रोसेस मैनेजमेंट के अंडर आ जाता है। अब गाइस, प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर आपको काफ़ी सारी स्टेट्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि जो जो हमने उसको रिसोर्स एलोकेट करे हैं उस हिसाब से वो ये देखेगा कि इस प्रोसेस की जो स्टेट है उसको कैसे ट्रीट करना है। ठीक है, अब प्रोसेस मैनेजमेंट में काफ़ी सारी स्टेट्स होती हैं। जैसे मान लो कि पहली स्टेट होगी हमारी न्यू स्टेट होगी, दूसरी हमारी रेडी स्टेट हो गई, तीसरी हमारी रनिंग स्टेट हो गई, चौथी हमारी हमारी हो गई न्यू रेडी रनिंग वेटिंग स्टेट हो गई, वेटिंग स्टेट के बाद हमारी हो गई टर्मिनेटिंग स्टेट हो गई। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर न्यू स्टेट, पहली वाली। ठीक है, सो न्यू स्टेट के अंदर क्या होता है। मान लो हम कोई भी जो प्रोसेस है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो वो हमारी आती है न्यू स्टेट में। ठीक है, हमने उसको स्टार्ट करी तो वो न्यू स्टेट में आई। अब जैसे ही वो रेडी होगी, मतलब हम उसको एग्जीक्यूशन करने ही वाले होंगे उसके, तो वो रेडी स्टेट में आ जाएगी। अब मान लो जैसे कि कोई भी हमने फाइल, मान लो हम कंप्यूटर चला रहे हैं, सो हमने सेकेंडरी डिस्क या सेकेंडरी स्टोरेज से हमने कोई फाइल एग्जीक्यूट करनी है रैम में, तो जब तक तो वो सेकेंडरी स्टोरेज में है तब तक तो वो न्यू स्टेट में होगी। ठीक है, क्योंकि हमने अभी तक उसको एग्जीक्यूट नहीं करा। लेकिन जैसे ही हम उसको एग्जीक्यूट करने वाले होंगे उससे पहले वो रेडी स्टेट में आ जाएगी। ठीक है, सो न्यू से रेडी स्टेट में और रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में कब फाइल आ जाती है हमें पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि जैसे वो न्यू स्टेट में है हमें पता है वो न्यू स्टेट में, लेकिन जैसे ही हम उसको एग्जीक्यूट करने वाले होते हैं वो रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में आ जाती है। ठीक है, सो हम मान लो एक MP3 फाइल है। ठीक है, MP3 फाइल हमने उसको चलाना है। सो जब तक हम उसको नहीं चला रहे तब तक वो न्यू स्टेट में। ठीक है, अब जैसे ही हमने उसको क्लिक किया तो वो रेडी स्टेट में आके रनिंग स्टेट में आ जाएगी। हमें पता भी नहीं चलेगा कि वो कब रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में आ गई। ठीक है, सो ये चीज होती है रनिंग स्टेट में। अब रनिंग स्टेट क्या होती है, जहां पे वो चल रही है, मतलब जहां पे वो एग्जीक्यूट हो रही होती है रनिंग स्टेट। ठीक है, अब रनिंग स्टेट पूरी होगी तो उसके बाद वेटिंग स्टेट। वेटिंग स्टेट में मान लो ये सिनेरियो होता है, जैसे मान लो मैंने आपको एक MP3 फाइल का एग्जाम्पल दिया, उसमें वेटिंग स्टेट होती है। जैसे मान लो पॉज किया हमने, ठीक है, सो पॉज हमने किया तो वो वेट किया। अब पॉज के बाद अगर हम उसको दोबारा से प्ले करेंगे तो वो दोबारा से रनिंग स्टेट में आ जाएगी। अब वेटिंग स्टेट और रनिंग स्टेट ऐसे होता रहता है इनमें, मतलब लूपिंग कभी कभी आ जाती है कि रनिंग है फिर वेटिंग है, फिर रनिंग है फिर वेटिंग है, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा टर्मिनेटिंग। अब जैसे ही वेटिंग रनिंग लूप खत्म होता है हमारा, सो उसके बाद एंड में आती है हमारी टर्मिनेटिंग स्टेट। टर्मिनेटिंग स्टेट में क्या होता है, टर्मिनेटिंग स्टेट में जो हमारा प्रोग्राम है या जो भी हमारी प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाती है, वो खत्म हो जाती है। ठीक है,
अगर आपको ये चीज़ अभी तक समझ नहीं आई है तो मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ कि प्रोसेस मैनेजमेंट में हमारी ये 5 स्टेट्स होती हैं, न्यू, रेडी, रनिंग, वेटिंग और टर्मिनेटिंग। न्यू स्टेट में क्या होता है कि वो जो स्टेट है वो बिल्कुल नॉर्मल स्टेट में है, ठीक है, उसको अभी कोई एग्जीक्यूशन, कोई उसको रनिंग वगैरह नहीं है, वो एक जगह पड़ी हुई है, वो न्यू स्टेट है, ठीक है। मैंने जैसे कि एग्जांपल दिया कि मान लो हमें कोई भी गाना चलाना होता है, तो मान लो गाना हमारा सी ड्राइव, डी ड्राइव, कहीं किसी भी ड्राइव में पड़ा है, तो वो हमारा न्यू स्टेट में है, ठीक है। अब न्यू स्टेट से रनिंग स्टेट में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस गाने को प्ले करना पड़ेगा, ठीक है। अब उस गाने को हम प्ले करेंगे तो जैसे ही हम उस गाने पे क्लिक मारेंगे तो वो रेडी स्टेट से कब रनिंग स्टेट में चली जाएगी हमें नहीं पता चलेगा, ठीक है। तो रेडी स्टेट क्या होती है, रनिंग स्टेट से जस्ट पहले वाली स्टेट होती है जहां पे बस वो चीज रेडी होती है एग्जीक्यूट होने के लिए। रेडी स्टेट का बस इतना काम होता है कि उसको रेडी करके रखना है, क्योंकि उसके बाद जस्ट उसकी एग्जीक्यूशन ही होगी, एग्जीक्यूशन यानी रनिंग होगी, ठीक है। अब रनिंग स्टेट हमने देख ली, रनिंग स्टेट यानी जो एग्जीक्यूशन हो रही है उस चीज की, गाना चल रहा है तो रनिंग है। अब मान लो बीच में वेटिंग है, वेटिंग इन द सेंस मान लो हमने कोई पॉज कर दिया, गाना पॉज कर दिया। अब दूसरे शब्दों में मान लो अगर आप कोई और चीज कर रहे हो, तो अगर मान लो वेटिंग स्टेट इसलिए भी कहते हैं कि उसमें कोई इनपुट आउटपुट ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है या नहीं करना, ठीक है। अब मान लो फॉर एग्जांपल एक दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, उसको आपने प्रिंट करना है, ठीक है। सो प्रिंट करना है तो प्रिंट आपकी वेटिंग स्टेट होगी, क्योंकि प्रिंट जो कमांड होती है वो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए होती है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। सो प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, तो जो भी आप प्रिंट करोगे वो प्रिंटर प्रिंट करके आपको दे देगा। प्रिंट कमांड अगर आप डालोगे तो वो आपकी वेटिंग स्टेट में चली जाती है। अब जैसे पूरा प्रिंट होगा तो वेटिंग स्टेट के बाद वो अपने आप ही टर्मिनेटिंग स्टेट में आ जाएगी, ठीक है। सो ये हमारा होता है प्रोसेस मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम या सिनेरियो आप कह सकते हैं। अब अगला आता है मेन मेमोरी मैनेजमेंट। मेन मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है गाइस, जो भी आप कमांड या जो भी आप कोई भी चीज़ करते हो, ठीक है, जैसे गाना चलाया या वीडियो चलाई या कोई भी आपने पिक्चर देखनी है, ठीक है, कुछ भी आपने करना है, उसके लिए आपको मेन मेमोरी में जाना ही पड़ेगा, मतलब उस चीज़ को मेन मेमोरी में लेके जाना ही पड़ेगा। क्योंकि हमने पहले बचपन में पढ़ते थे या आपने स्टार्टिंग में पढ़ा होगा कि कोई भी आप चीज़ एग्जीक्यूट करवाते हो सो वो आपकी रैम में एग्जीक्यूट होती है, दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। रैम में चीज़ वो आपकी एक्सेस इसलिए होती है क्योंकि एग्जीक्यूशन सिर्फ रैम में ही होता है, रोम में एग्जीक्यूशन आपका नहीं होता, ठीक है। सो रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, रैम होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक्सेस इसमें आ गया ना, तो जैसे ही हम उसको एक्सेस करेंगे तो वो रैम में आ जाएगी चीज़। अगर हमने कोई गाना चलाना है, मान लो 3-4 MB का एक गाना है, तो जैसे ही हम उसको चलाने की कोशिश करेंगे तो वो अपने आप रैम में आ जाएगा, जैसे मेन मेमोरी में आ जाएगा तो जाके वो एग्जीक्यूट होगा। सो मेन मेमोरी मैनेजमेंट बस इतना काम करती है कि किसी भी चीज़ को आप मेन मेमोरी में लेके आते हो और उसको वहाँ पे एग्जीक्यूट करते हो। सो वो जो मैनेज चीज़ें होती हैं वो मेन मेमोरी मैनेजमेंट में होती है। अब अगला आता है फाइल मैनेजमेंट सिस्टम। गाइस फाइल मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे मान लो आप कंप्यूटर चलाते हो, उसमें आप फाइल एक्सप्लोरर पे जाओगे तो आपको बड़े सारी ड्राइव्स मिलेंगी, सी ड्राइव मिलेगी, डी ड्राइव मिलेगी, ई ड्राइव मिलेगी, ठीक है। वो होती है एक मैनेजमेंट होती है ड्राइव्स की, ठीक है। उसके अंदर जो आप फोल्डर्स वगैरह बनाते हो या फोल्डर के अंदर फोल्डर डायरेक्टरीज वगैरह बनाते हो, डायरेक्टरी फोल्डर एक ही चीज़ होती है। सो उसमें आप बनाते हो तो फाइल मैनेजमेंट के अंदर आता है कि कैसे आप अपने जो भी इंफॉर्मेशन है, कोई भी आपका जो डेटा है, वो कैसे आप किसी भी फाइल में, किसी भी फोल्डर में, किस फॉर्मेट में आप उसको स्टोर कर रहे हो। सो वो आपका आता है फाइल मैनेजमेंट के अंदर कि कैसे कैसे करके आप कौन सी डायरेक्टरी में जाके फाइल स्टोर कर रहे हो। आप हार्ड डिस्क में भी स्टोर कर सकते हो, आप सी ड्राइव या डी ड्राइव में भी स्टोर कर सकते हो, आप USB में भी स्टोर कर सकते हो। उसमें आप कैसे फोल्डर बनाते हो या आप क्या सीधा कॉपी पेस्ट करके करते हो, तो वो सारी आपकी फाइल मैनेजमेंट में आती है। अब फाइल मैनेजमेंट में आपकी एक और चीज़ आती है कि आप उस फाइल का क्या नाम दे रहे हो, उसको आप कॉपी कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो या आप उसको कट कर रहे हो, ये सब आपका फाइल मैनेजमेंट में आता है, ठीक है। उसके बाद आता है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट गाइज ये इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए ही होता है। फॉर एग्जांपल मान लो आप क्या कहते हैं, आपने प्रिंटर कनेक्ट किया या आपने कीबोर्ड कनेक्ट किया या माउस कनेक्ट किया लैपटॉप पे, ठीक है, कनेक्ट किया वायर के थ्रू, ठीक है। सो उसमें क्या होता है, अगर आप वायर के थ्रू करो या वायरलेस करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आजकल तो फिलहाल वायरलेस ही हो गया सब कुछ। सो इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट में क्या होता है, जैसे ही आप कनेक्ट करते हो
तो वो आपको एक छोटी सी नोटिफिकेशन देते हैं कि योर डिवाइस हैज़ बीन कनेक्टेड टू दिस सिस्टम, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, वो मैनेजमेंट मतलब जो चीज़ मैनेज करती है कि हाँ आपका जो डिवाइस है, मतलब एक्सटर्नल डिवाइस जो भी है वो आपके सिस्टम से कनेक्ट हो चुका है, वो जो चीज़ मैनेज करती है वो करती है इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का काफ़ी अच्छा फंक्शन है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ये इनपुट आउटपुट सिस्टम के अंदर आ जाती हैं मैनेजमेंट के अंदर। और अगला आता है सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट। गाइस सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट में भी यही जो होता है, जो फाइल मैनेजमेंट में आपको बताया कि उसमें काफ़ी सारे डायरेक्टरीज या काफ़ी सारे फोल्डर्स या कुछ जितनी भी फाइल आप स्टोर करते हो, सो वो ये देखती है कि आप स्टोर कर रहे हो, नेम दो, रीनेम करो। लेकिन इसका एक फ़ायदा और है कि फाइल मैनेजमेंट में और इसमें ये फ़र्क होता है कि सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट में क्या होता है कि जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज है उसमें आपका जो डेटा होता है, ठीक है, फ्री डेटा और एक्सेस डेटा, ये उसको डिस्टिंग्विश करके आपको बताती है कि आपके पास कितना फ्री डेटा है या आपके पास आपकी मेमोरी फुल हो चुकी है या नहीं हो चुकी है। तो ये आपको सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट वो दिखाती है। फाइल मैनेजमेंट का सिर्फ इतना काम है कि फाइल मैनेज करना, जो भी आपकी फाइल है आप उनको कैसे स्टोर कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, वो सिर्फ सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट का काम है, ठीक है। उसके बाद आता है नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में क्या होता है, मान लो जैसे कि आप क्लाइंट सर्वर बेस मॉडल पे आप काम कर रहे हो और काफ़ी सारे आपके पास क्लाइंट्स हैं और आप एक अकेले सर्वर हो। सो उस सिनेरियो में क्या होता है, आपको पूरा नेटवर्क संभालना होता है, जो कि नेटवर्किंग मैनेजमेंट संभालता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही होता है और ये संभालता है, ठीक है। सो बेसिकली नेटवर्क संभालने का जो मेन काम होता है वो नेटवर्किंग मैनेजमेंट का ही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। उसके बाद आता है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। बस प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी में क्या होता है, अब आप विंडोज़ इस्तेमाल करते हो, लिनक्स इस्तेमाल करते हो, सबसे पहली प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी तो यही है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पासवर्ड जनरेट करने का मौका देता है, ठीक है। आप खुद से पासवर्ड जनरेट कर सकते हो और अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर हो तो आप उस पासवर्ड को लॉगिन करके या यूज़ करके लॉगिन कर सकते हो और अपना जो भी काम है वो आप कर सकते हो। तो बेसिकली प्रोटेक्शन, एक प्रोटेक्शन तो ये होगी। दूसरी प्रोटेक्शन है, मान लो आप कोई भी प्रोसेस है, मान लो P1 है, ये P2 है, ठीक है। ये P2 है, ठीक है। मान लो इसने मेमोरी एलोकेशन लिया 0 से 100, तो ये लेगा 101 से 200, ठीक है। अब मान लो ये वाला प्रोसेस है, अगर इस प्रोसेस को हमने एग्जीक्यूट किया और ये प्रोसेस जो कमांड वगैरह जो इंस्ट्रक्शन वगैरह मान लो ये P1 पे जाके कोई भी एक इंस्ट्रक्शन है, एक कमांड P1 को क्या कहते हैं कमांड देना चाहता है या P1 को एक्सेस करना चाहता है। मान लो P2 की जो कोई भी कमांड है, ठीक है, कोई भी इंस्ट्रक्शन हमने P2 को दी, P2 की इंस्ट्रक्शन देने के बाद अगर वो P1 के डेटा को एक्सेस करना चाहता है तो जो ये वाली P2 की जो कमांड होगी या P2 का जो भी डेटा होगा वो अपने आप ब्लॉक हो जाएगा। तो ये होता है प्रोटेक्शन, एक तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करवाता है। तो गाइस बेसिकली मैंने इस वीडियो में आपको सारे फंक्शंस बता दिए हैं और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोट्स भी दे दिए हैं आपको, आप वो नोट्स भी देख सकते हो और मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उसका और आप उसको जाकर चेक कर सकते हैं। और आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बताने वाला हूँ और स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू गाइस।